Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. क्लास 12 है. चैप्टर नंबर 4 है आय और रोजगार का निर्धारण. ठीक है, तो लेक्चर्स नंबर 7 है, 7वां लेक्चर्स है. और आज का जो हमारा कंटेंट है कि अधिमांग और न्यून मांग क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसके बारे में. ठीक है, तो देखिएगा इस टॉपिक्स पर आने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे जो पिछले वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले तो आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा. ठीक है, उन वीडियो लेक्चर्स को देखना होगा, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंटेंट है, ये आपको समझ में आएगा. अन्यथा बेटा ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो आप लोगों से पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोगों को पहले तो पुराने लेक्चर्स वीडियो को देखना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 3 कंटेंट है. पहला तो था कि भाई समग्र मांग और उसके घटक. ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके फैक्टर के बारे में. ठीक है, दूसरा अल्पकालीन उत्पादन संतुलन. ठीक है, ये 2 चैप्टर यानी कि 2 कंटेंट आपके हो चुके हैं. अब इस चैप्टर के अंदर तीसरा लास्ट कंटेंट है कि अधिमांग और न्यून मांग क्या होती है. ठीक है, उसके बारे में. तो ये कंटेंट आपको कब समझ में आएगा कि भाई जब आपको समग्र मांग और अल्पकालीन उत्पादन संतुलन का अच्छे से क्लियर हो चुका है तो ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है सर, तो पहले तो आपको इन चैप्टर को क्लियर करना होगा. ठीक है, दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि ये जो लेक्चर वीडियो है ये थोड़ा लंबा ही चलेगा, क्योंकि इस कंटेंट को आज मुझे अच्छे से क्लियर करवाना है. तो इसमें भले ही समय लगना होगा तो लगेगा, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अब 2-3 वीडियो लगभग लंबे ही है. ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा समय देना ही होगा, इसीलिए. तो देखिएगा इस कंटेंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कोई भी डाउट वगैरह हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है सर, तो देखिएगा आज का जो हमारा कंटेंट है कि भाई न्यून मांग और अधिमांग की समस्या. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को मैं आज केवल यही बताऊंगा, केवल और केवल न्यून मांग के बारे में. ठीक है, क्योंकि स्पेशलिटी आज मैं आपको न्यून मांग क्या होती है, उसकी समस्या और उसके रिजल्ट के बारे में बताऊंगा. अधिमांग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको. ठीक है, पहले तो आपको आज मैं न्यून मांग के बारे में अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिएगा न्यून मांग क्या होती है, तो भाई इसके अंदर 2 कंडीशंस होती है. एक तो होती है पूर्ण रोजगार संतुलन और दूसरी होती है आपके अल्प रोजगार संतुलन. ठीक है, न्यून मांग के अंदर 2 कंडीशन पाई जाती है. एक तो है आपके पूर्ण रोजगार संतुलन और दूसरी है आपके अल्प रोजगार संतुलन. ठीक है, बिल्कुल सर. अब भाई पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है. ठीक है, तो इस टॉपिक्स को समझना है तो इसके लिए आपको पहले तो देखना होगा कि भाई पूर्ण रोजगार क्या होता है और संतुलन क्या होता है. ठीक है, अब पूर्ण रोजगार को समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि रोजगार क्या होता है. जब आपको रोजगार समझ में आएगा तो पूर्ण रोजगार समझ में आएगा, और जब पूर्ण रोजगार समझ में आएगा और संतुलन आपको समझ में आया तो इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को जोड़ना है. संतुलन क्या होता है तो ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है. ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर ही कि भाई जहां पर एडी इक्वल एएस होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है एग्रीगेट सप्लाई, या ये कह सकते हैं कि एस बराबर आई होता है, या ये कह सकते हैं कि भाई समग्र मांग बराबर है समग्र पूर्ति के, तो वो आपके होता है अल्पकालीन उत्पादन संतुलन के अंदर, उसी को कहते हैं संतुलन. ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा कि भाई पहले पूर्ण रोजगार क्या होता है. पूर्ण रोजगार क्या होता है, जब आपको ये पूर्ण रोजगार समझ में आएगा तो ये आपको समझ में आएगा.
तो पूर्ण रोजगार क्या होता है, पहले तो ये देखो कि भाई पूर्ण रोजगार तब होता है कि जब उन सभी लोगों को काम मिल जाता है जो काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, पूर्ण रोजगार का मतलब है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है, मतलब हर व्यक्ति को काम मिल रहा है, सभी व्यक्ति काम करने योग्य है और सभी व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनको मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित मजदूरी दर है उस मजदूरी दर से उनको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो वो होती है पूर्ण रोजगार, मतलब पूर्ण रोजगार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं है, तो वो आपको होती है पूर्ण रोजगार। ठीक है सर, पूर्ण रोजगार के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं होती है, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी संसाधन है, संसाधन का मतलब है मानव का। ठीक है, संसाधन का मतलब किससे है, मानव से, मतलब सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वो आपके किसमें होता है, पूर्ण रोजगार कहलाता है। समझ में आया? अगर हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, सब व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर अगर रोजगार प्राप्त हो रहा है, हर व्यक्ति के पास में कामकाज है, तो वो क्या कहलाएगा सर, पूर्ण रोजगार। ठीक है, और दूसरा होता है भाई अपूर्ण रोजगार। ठीक है, अपूर्ण रोजगार का मतलब है कि भाई उन सभी लोगों को काम नहीं मिल रहा है जो काम करने के योग्य है। अपूर्ण रोजगार का मतलब ये है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर अभी भी लोग बेरोजगार है, मतलब व्यक्ति काम करना तो चाहता है परंतु उसके पास में रोजगार नहीं है, काम करना चाहता है, मार्केट के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो मजदूरी या प्रचलित मजदूरी दर जो चल रही है उस दर पर भी वो काम करने के लिए तैयार है, किंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, वापस देखो कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना तो चाहते हैं परंतु उनको काम नहीं मिल पाते। अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित मजदूरी दर है, ठीक है, जो प्रचलित मजदूरी दर है उस दर पर भी काम करना चाहते हैं लेकिन उन व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा। तो जहां पर काम करने योग्य व्यक्ति है और काम नहीं मिल पा रहा है और वो काम करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर जो भी प्रचलित मजदूरी दर है उस दर पर भी काम करने चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको काम नहीं मिल पाता है, तो उसको हम कहेंगे अपूर्ण रोजगार। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना कि भाई जो अपूर्ण रोजगार है इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। अपूर्ण रोजगार के अंदर दो कंडीशन है, एक तो है आपके ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा है आपके अनैच्छिक बेरोजगारी। पहला तो कौन सा है, ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा है आपके अनैच्छिक बेरोजगारी। देखना नाम से स्पष्ट है, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है इच्छा अनुसार बेरोजगार, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास में काम तो है परंतु वो काम करना नहीं चाहते। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनके पास में काम है लेकिन वो व्यक्ति काम करना नहीं चाहते, उनके पास में रोजगार तो है लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। भाई उसका हो सकता है कि भाई वो मार्केट के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित मजदूर दर है उस दर पर वो काम करना नहीं चाहते, मतलब ये अपनी इच्छा अनुसार काम को छोड़ दे। ठीक है, ये काम करना नहीं चाहते, इनके पास में काम है लेकिन ये काम करना नहीं चाहते, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। समझ में आया? और दूसरी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। दूसरी कौन सी है, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि भाई उनकी इच्छा तो है परंतु काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य है परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है, मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित मजदूरी दर चल रही है उस दर पर भी वो काम करने के लिए तैयार है किंतु उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। समझ में आया? ऐच्छिक का मतलब है कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास में काम तो है परंतु वो काम करना नहीं चाहते, उसको हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य है परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहे। ठीक है ना, क्लियर है?
ठीक है सर। अब देखना उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है, आप लोगों को ये अपूर्ण रोजगार के दो पार्ट खोल के और इसके नीचे आपको क्या करना है, ऐच्छिक बेरोजगारी, और ऐच्छिक बेरोजगारी के नीचे आपको क्या लिखना है, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ये तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा मुझे समझाने के लिए। ठीक है, आपको भी लिखना जरूरी है कि भाई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है 1 या 2 नंबर के अंदर ये डेफिनेशन के रूप में कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, अब देखो ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इस पहले तो इन दो टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करो। जब ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा ये टॉपिक्स आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। देखो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है सर। तो ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है कि सर जब कुछ लोग न तो काम करने के इच्छुक होते हैं और न नई प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, क्या कहा कि भाई जब कुछ लोग न तो काम करने के इच्छुक होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक होते ही नहीं है, उनके पास में काम है परंतु वो काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई न तो प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। एक तो काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं और दूसरा ये है कि जो प्रचलित मजदूरी दर है उस दर पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो आपकी कौन सी है, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक के अंदर वो हाथ से काम छोड़ रहे हैं, काम तो है लेकिन वो काम कर नहीं रहा है। मार्केट के अंदर जिस प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम मिल रहा है उस दर पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल सर। दूसरा होता है आपके अनैच्छिक बेरोजगारी। अब इस अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है सर। तो ये तब होती है कि भाई जब कुछ लोगों को जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, और काम नहीं मिलता है। क्या कह रहा है कि भाई अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य है, काम करने के योग्य है परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है। मार्केट के अंदर जो मजदूरी है, जो मजदूरी दर चल रही है उस दर पर भी वो काम करने के लिए तैयार तो है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो वो आपकी होगी अनैच्छिक बेरोजगारी। अब उसके आगे देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन करो कि भाई बेरोजगारी की समस्या से अभिप्राय अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या से है, न कि ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से। समझ में आया? क्या कह रहा है कि भाई जो बेरोजगारी की जो समस्या है नहीं वो किससे है, अनैच्छिक बेरोजगारी से है, न कि ऐच्छिक बेरोजगारी से। समझ में आया? यानी कि हम यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी को काउंट करते हैं न कि अनैच्छिक बेरोजगारी को। मतलब ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है अच्छे से समझना कि भाई यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो मतलब है नहीं वो अनैच्छिक बेरोजगारी से है, न कि ऐच्छिक बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी के अंदर काम तो मिल रहा है लेकिन वो सारा काम करना चाहता नहीं, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी से है क्योंकि बेरोजगारी तो यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति काम करना तो चाहता है परंतु उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना पॉइंट क्या कह रहा है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। क्या कह रहा है कि भाई अनैच्छिक बेरोजगारी की जो समस्या है वो क्या कह रहा है कि भाई जो बेरोजगारी की जो समस्या है नहीं वो अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या से है। मतलब बेरोजगार जो हो रहा है वो अनैच्छिक से हो रहा है न कि ऐच्छिक से हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि भाई अनैच्छिक के अंदर काम तो करना चाहता है, काम करने वाला व्यक्ति है परंतु उसको काम नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है? तो ये अपूर्ण रोजगार की स्थिति के अंदर ये जो ऐच्छिक बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी ये अपूर्ण के अंदर है। ठीक है, ठीक है सर। अब पूर्ण रोजगार पर वापस आओ। पूर्ण रोजगार के अंदर क्या कह रहा है कि भाई सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिलेगा, ठीक है, हर व्यक्ति के पास में काम होगा, हर व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करे तो हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, अगर सब व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है प्रचलित मजदूरी दर पर तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कहूंगा कि भाई वहां पर सभी लोगों को काम काज मिल रहा है, सभी लोगों के पास में रोजगार है। अपूर्ण के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे जिनके पास में काम तो है परंतु काम करना नहीं चाहते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे जो काम तो करना चाहते हैं परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है। मतलब अपूर्ण रोजगार के अंदर
बेरोजगारी की समस्या है। अपूर्ण रोजगार के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि पूर्ण रोजगार के अंदर बेरोजगारी नहीं पाई जाती। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम इस टॉपिक्स पर चलते हैं कि ये पॉइंट आपके क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, पूर्ण रोजगार संतुलन, ठीक है, मैंने आपको पूर्ण रोजगार भी बता दिया है और संतुलन भी आपको पहले बता दिया कि संतुलन कहां पर होता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम काउंट कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो कि भाई पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय क्या कह रहा है, पूर्ण रोजगार संतुलन से, पूर्ण रोजगार मतलब पूरा रोजगार मिल जाए, बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं है। ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ एस इज इक्वल एडी, या ये कह सकते हैं कि एस इज इक्वल आई होता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई किसी भी अर्थव्यवस्था की किस स्थिति से कि सर जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ, संसाधनों का मतलब यहाँ पर किससे हो गया, एज ए ह्यूमन से हो गया, मतलब मानव से हो चुका है। ठीक है, तो संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ मतलब पूरी रोजगार के साथ, पूर्ण रोजगार के साथ, संसाधनों का मतलब मानव से है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के पास में जब रोजगार पूरा होगा, एक भी व्यक्ति जब बेरोजगार नहीं होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर वो कह रहे हैं। ठीक है, तो संतुलन कहां पर होता है, उत्पादन संतुलन, तो आपको पता ही है कि भाई जहां पर एएस बराबर एडी होगा, मतलब जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मान दोनों आपस में कटेंगे। ठीक है, किसी भी ग्राफ पेपर के अंदर जहां पर ये दोनों समान होंगे, वहीं पर क्या होता है, संतुलन होता है। या ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जहां पर बचत और निवेश दोनों आपस में समान होती है, वहां पर क्या होता है, संतुलन होता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को काउंट कर दो, संतुलन को भी कर दो और पूर्ण रोजगार को भी कर दो। पूर्ण रोजगार क्या है कि जहां पर सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, और संतुलन क्या होता है, जहां पर एएस बराबर एडी होता है। अब इन दोनों पॉइंट को काउंट कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार संतुलन हो जाएगा। मतलब अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर उस स्थिति से जहां पर सभी व्यक्तियों को काम मिल रहा है, सभी व्यक्तियों के पास में रोजगार है और रोजगार के साथ में वहां पर संतुलन भी है। ठीक है, वहां पर उत्पादन का संतुलन भी है, मतलब जहां पर एएस इक्वल टू एडी है, या ये कह सकते हैं कि एएस बराबर आई होता है। समझ में आया? बिल्कुल सर, क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन संतुलन क्या होता है, जहां पर एएस बराबर एडी होता है, जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों आपस में बराबर होगी, वहां पर संतुलन पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो संसाधन का मतलब किससे हो गया, ये मानव से हो गया, मतलब मानव को पूर्ण रोजगार मिल रहा है। ठीक है, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। अब देखो आगे कि अतः अर्थव्यवस्था में कोई अतिरिक्त क्षमता का मतलब क्या हो गया, पूर्ण रोजगार से है। ठीक है, मतलब एक अतिरिक्त क्षमता का मतलब ये भी कह सकते हैं कि भाई जहां पर बेरोजगार नहीं होती है, अतिरिक्त क्षमता का मतलब ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसके पास में काम नहीं है। अतिरिक्त क्षमता को ये भी कह सकते हैं कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास में काम नहीं है, हर व्यक्ति के पास में काम है, हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, उससे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगारी नहीं होती है, कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है। समझ में आया पूर्ण रोजगार के अंदर? ठीक है सर। अब देखना अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन को हम अपूर्ण रोजगार संतुलन भी कह सकते हैं। अल्प रोजगार संतुलन को अपूर्ण रोजगार संतुलन भी कह सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिएगा भाई अपूर्ण रोजगार में भी यही कंडीशन देखते हैं। पहले तो अल्प रोजगार को समझो, उसके बाद में संतुलन को, और उसके बाद में दोनों को काउंट कर दो। ठीक है, मतलब अल्प रोजगार को अपूर्ण रोजगार भी कह सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब देखो भाई ये क्या होगा, अल्प रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना एस इज इक्वल एडी अथवा एस इज इक्वल आई होता है, तदनुसार संतुलन की स्थिति में भी
संतुलन की स्थिति में भी अप्रयुक्त क्षमता, क्या कह रहा है, अप्रयुक्त क्षमता या अतिरिक्त क्षमता होती है। क्या कह रहा है, अब वापस को अच्छे से समझो कि भाई अल्प रोजगार या अपन रोजगार का मतलब है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सी स्थिति से या किस स्थिति से है, तो सर जहां पर जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना, मतलब पूर्ण उपयोग के बिना का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को काम नहीं मिल पा रहा है, सभी व्यक्तियों को काम नहीं मिल पा रहा है, मतलब अभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ लोग बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगार तो है लेकिन फिर भी संतुलन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो अभी भी बेरोजगार है, जो काम करने के इच्छुक है परंतु काम नहीं मिल पा रहा है। और यही चीज अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अल्प रोजगार के अंदर या पूर्ण रोजगार के अंदर हम लोग किसको काउंट करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी को, न कि ऐच्छिक बेरोजगारी को। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही बातचीत कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि भाई जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना, जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना, ठीक है ना, जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना भी अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन हो रहा है, देख लो AS = AD, अभी भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है लेकिन संतुलन हो रहा है। AS = AD कह सकते हैं या फिर S = I। अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी तो है ही है लेकिन संतुलन भी है। बेरोजगार तो है ही है, काम करने के इच्छुक है लेकिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको लेना है। वे व्यक्ति नहीं लेने कि भाई जिन व्यक्तियों के पास में काम तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी बेरोजगारी को लेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी, जिनके पास में काम करने की योग्यता है परंतु काम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना AS = AD या S = I होता है, तदनुसार संतुलन की स्थिति में भी उपयुक्त क्षमता या अतिरिक्त क्षमता होती है। उपयुक्त क्षमता या अतिरिक्त क्षमता का मतलब है कि जहां पर बेरोजगारी होती है, भले अल्पकालीन उत्पादन संतुलन हो रहा है, भले अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन हुआ है लेकिन बेरोजगारी पाई जाती है। कारण देखो, तदनुसार संतुलन की स्थिति में भी अप्रयुक्त क्षमता या अतिरिक्त क्षमता मतलब बेरोजगारी पाई जाती है। समझ में है? बिल्कुल समझ। अब देखो आगे कि भाई वे सभी जो प्रचलित मजदूरी दर पर भी, वे सभी जो प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के इच्छुक है तथा काम करने के योग्य भी है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, काम करने की योग्यता है, काम करना चाहते हैं परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है। समझ में है? वो होती है आपके अल्प रोजगार या जिसको अपन रोजगार संतुलन भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई ये ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है या अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है इसका, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ाई होगा कि भाई बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसे व्यक्ति जिनके पास में काम तो है परंतु काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है जिनके पास में काम करने की योग्यता लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहे। ठीक है, क्योंकि वे मार्केट के अंदर या संस्था के अंदर जो भी मजदूरी दर मिल रही है उस दर पर भी वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर कह रहा हूँ कि या तो वो काम करने की इच्छुक नहीं है या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित मजदूरी दर है उस दर पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी। तो यहाँ पर अपूर्ण के अंदर कौन सा लेना है, अनैच्छिक को। समझ में आया? ठीक है सर, तो एक बार इसको नोट करो। अब मैं आपको बेरोजगारी के कुछ प्रकार है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो चलिएगा, अब आपको देखना है कि बेरोजगारी के प्रकार के अंदर कि भाई बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है या ये कह सकते हैं कि भाई प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहो या प्राकृतिक बेरोजगारी कहो, एक ही बात। ठीक है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर या प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है, देखना, इसको अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के अंदर प्रश्न आ सकता है। इसीलिए देखो भाई, अर्थव्यवस्था में
बेरोजगारी की कुछ मात्रा सदैव पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी। मतलब आप लोगों ने भी देखा था कि अपूर्ण रोजगार के अंदर क्या था कि भाई बेरोजगार की स्थितियां थी, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी पाई जा रही थी कि भाई कहीं पर ऐच्छिक थी तो कहीं पर अनैच्छिक थी, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या कहना क्या चाह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ न कुछ बेरोजगारी की मात्रा मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर बात करोगे, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ठीक है, या फिर इंग्लैंड ही हो, या फ्रांस हो, या जर्मनी हो, इन देशों की भी अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर भी बेरोजगारी की कुछ न कुछ दर आपको मिलेगी, चाहे 1% मिलो, चाहे 2%, चाहे 3% मिलो, बेरोजगारी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा एक भी कंट्री नहीं होगा कि जहां पर बेरोजगारी नहीं होगा। हर देश के अंदर, हर अर्थव्यवस्था के अंदर, हर कंट्री के अंदर कुछ न कुछ बेरोजगारी की दर मिलेगी। क्योंकि अभी आपने देखा था कि पूर्ण रोजगार का एक होता है अपूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार के अंदर आपने देखा था कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है और जहां पर संतुलन भी है, तो भाई ये कंडीशंस तो कभी होती नहीं है। पूर्ण रोजगार तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आपको नहीं मिलेगा। हर कंट्री के अंदर अपूर्ण रोजगार तो होता ही है, ठीक है। कोई भी कंट्री हो, विकसित हो या विकासशील हो, हर देश के अंदर कुछ न कुछ बेरोजगारी के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि भाई अपूर्ण बेरोजगारी के अंदर कि सर ऐच्छिक के अंदर तो व्यक्ति के पास में काम है, फिर भी वो काम करना नहीं चाह रहा, तो वो बेरोजगार की स्थिति में जा रहा है, ठीक है। अनैच्छिक के अंदर आपने देख लिया है कि सर व्यक्ति काम करने योग्य तो है परंतु काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी मजदूरी की प्रचलित दर है, उस दर पर भी वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं है। जबकि ऐच्छिक के अंदर आपने देख लिया कि काम तो है लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहा। तो हर अर्थव्यवस्था के अंदर, हर देश के अंदर 2-4 लोग या कुछ व्यक्ति ऐसे तो होते ही है कि जो काम तो है लेकिन वो सारा काम करना चाहता नहीं है। ऐसे हर देश के अंदर व्यक्ति पाए जाते हैं। अपने इंडिया की बात करेंगे तो अपने इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे व्यक्ति है, ठीक है, जिनके पास में काम तो है लेकिन काम करना नहीं चाहते, ठीक है। और कहते हैं कि सरकार हमको रोजगार नहीं देती। अरे सरकार तो रोजगार देती है लेकिन साला तू काम करना नहीं चाहता, ठीक है ना। क्योंकि हर देश के अंदर कुछ ना कुछ बेरोजगारी तो आपको मिलेगी। आप कहते हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी, अरे भारत की तो बात ही छोड़ो, बेरोजगार तो होते ही नहीं है, ये समझो। काम तो है लेकिन काम करना नहीं चाहते, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हर देश के अंदर बेरोजगार का कुछ ना कुछ दर आपको मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई अर्थव्यवस्था की बेरोजगार की कुछ मात्रा हमेशा सदैव पाई जाएगी, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी। समझ में आया? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार तो होता ही नहीं है, ठीक है। पूर्ण रोजगार संतुलन तो कभी भी मिलेगा ही नहीं, अपूर्ण रोजगार ही हमेशा मिलेगी। क्योंकि हर देश के अंदर 1-2-3% बेरोजगारी तो आपको मिलती है, ठीक है सर। अब देखना कि भाई जो दूसरी होती है वो संघर्षात्मक बेरोजगारी और तीसरी है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरी कौन सी है? संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो पहले तो देखो संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है। तो सर संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि वह बेरोजगारी जो नौकरी में, क्या कह रहा है, वह बेरोजगारी जो नौकरी में परिवर्तन से एक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? ऐसी बेरोजगारी जो नौकरी में परिवर्तन से एक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। मतलब हर अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से खुश नहीं होते, या तो रोजगार, या तो जो भी इसकी मजदूरी दर है उससे या तो खुश नहीं होंगे या काम की वजह से खुश नहीं होते। इसीलिए वो क्या करते हैं, रोजगार को छोड़ने की तलाश करते हैं, ठीक है, कि भाई इतना मुझे रोजगार मिल जाए, उस रोजगार से या उस मजदूरी दर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, एक्चुअली उस रोजगार को छोड़ने का काम करेगा, उस काम को छोड़ने की
तलाश करेगा या काम को छोड़ेगा और उसके स्थान पर कोई अच्छा काम देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर नौकरी छोड़ता है तो उसका दो रीजन होता है, या तो उसको जो मजदूरी मिल रही है, ठीक है, या तो उसके कारण वो छोड़ेगा कि भाई मजदूरी अगर कम मिली है तो या तो उसके कारण छोड़ सकता है, या फिर उस व्यक्ति को वो काम पसंद ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि काम छोड़ने के दो रीजन, इसके अलावा तीसरा रीजन होता ही नहीं लगभग। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो या तो मजदूरी के कारण या फिर काम के कारण वो एक्चुअली क्या है, नौकरी छोड़ देते हैं और उनके माइंड में कुछ अच्छा या अच्छी काम की तलाश में करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि यह अच्छे रोजगार की तलाश या लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति आदि के कारण पाई जाती है, ठीक है। मैंने लिखा है कि यह अच्छे रोजगार की तलाश में काम छोड़ दिया, तो अब काम छोड़े तो उसके पीछे या तो रीजन के भी मजदूरी के कारण, या मुझे ये काम पसंद नहीं है और मुझे उसके स्थान पर कोई बहुत अच्छा काम करना है या अच्छी नौकरी ढूंढनी है, उसकी तलाश के लिए वो क्या कर देता है, नौकरी को छोड़ देता है। तो जब नौकरी छोड़ी है वहां से लेकर और जो नई नौकरी मिलेगी, जो न्यू जॉब मिलेगी, वहां तक के समय के लिए वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब यहाँ पे किससे हुआ कि यह एक अच्छे रोजगार की तलाश में जाता है, यह एक अच्छे रोजगार की तलाश में जाता है। मतलब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से और समझो, ठीक है, कि भाई मुझे मान लीजिएगा ये काम पसंद नहीं है पढ़ाना और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनना है, ठीक है। अगर मैं इस काम को छोड़ दूं, इस, ठीक है, अगर मैं इस 11-12 को पढ़ाना के छोड़ दूं, स्कूल को छोड़ दूं, ठीक है, और मैं सोचा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे प्रोफेसर बनना है या एक डॉक्टरी करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली उस काम को छोड़ दूंगा और उसके साथ पर मुझे अच्छी जॉब चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे प्रोफेसर बनना है। तो अगर मैं उस जॉब को छोड़ देता हूँ और जॉब छोड़ दी आज, और यहां से लेकर जब उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो उस समय तक के बीच में जब नौकरी छोड़ी वहां से लेकर जिस समय मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो उस समय तक के लिए मैं क्या हो जाता हूँ, बेरोजगार होता हूँ, जिसको हम क्या कहेंगे, संघर्षात्मक। क्योंकि मुझे संघर्ष है, मुझे संघर्ष करना है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, समझ में आए, तो वो हम क्या कहते हैं, संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब तीसरा देखना कि इस संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, देखो वह बेरोजगारी जो कुछ उद्योगों के दीर्घकाल ह्रास के कारण होती है। क्या कह रहा है कि भाई ऐसी बेरोजगारी जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण होती है और यह उत्पादन तकनीक में परिवर्तन या श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं। मतलब ऐसी बेरोजगारी जो कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ ऐसे भी फैक्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं जो काफी लंबे समय से स्थापित होते हैं, जो लंबे समय से जो अभी भी विद्यमान होते हैं, ठीक है। और ऐसे उद्योग जो अभी क्या होने हैं, मान लीजिए बंद होने की कगार पर है, ठीक है, या जो ऐसे उद्योग जो 50 वर्ष से बैठे हुए थे, ठीक है, या 50 वर्ष से कोई फैक्ट्री है, जो प्लांट है वो चल रहा था और अभी अगर मान लीजिए बंद करने की कगार पर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो लेबर लंबे समय से उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे वो व्यक्ति अब क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों ने जो लंबे समय तक उस फैक्ट्री के अंदर जो काम किया है, तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रशिक्षण है, वो केवल उस फैक्ट्री तक ही सीमित था, बाहर का ज्ञान उसको नॉलेज नहीं था। मतलब उस कारखाने के बाहर मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं, पता नहीं न जाने कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे कि क्या हुआ, उन लेबर को उन तकनीकों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे कि वे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि जो लंबे समय से थी और मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई, और नई टेक्नोलॉजी जैसे आई तो उससे क्या हुआ, जो पुरानी फैक्ट्री थी, जो पुरानी इंडस्ट्री थी, पुराने उद्योग थे, वो क्या हो चुके, अब बंद होने की कगार पर है। और पुराने उद्योग के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे थे, अब वे भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर की है कि पुराने श्रमिक या श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं, परंतु उनके पास में नए उभरते हुए उद्योगों के लिए कोई निपुणता नहीं होती है। क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि उन व्यक्तियों का जो ज्ञान है वो कहाँ तक का सीमित था, उन व्यक्तियों का जो ज्ञान है वो केवल उस फैक्ट्री तक ही सीमित था कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना, बस
मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर, एक इकोनॉमिक के अंदर न जाने कई कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी आने लग चुकी है, तो उन टेक्नोलॉजी के बारे में उन लेबर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मतलब उनमें निपुणता नहीं होती थी। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये आपकी क्या थी सर? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो हम लोगों ने भी बेरोजगारी के प्रकार भी देख लिए कि ऐच्छिक क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, पूर्ण रोजगार क्या होते हैं, अपूर्ण क्या होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक दर क्या होती है, संघर्षात्मक क्या होती है, संरचनात्मक क्या होती है, ठीक है सर। अब देखना कि जो बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है, उस प्राकृतिक दर के अंदर यानी कि आपने देखा कि भाई अपूर्ण रोजगार मतलब हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ बेरोजगारी पाई जाएगी। तो सर प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी पाई जाएगी, और वहां पर हम कह रहे थे कि भाई वहां पर बेरोजगारी तो है और फिर भी वहां पर संतुलन हो रहा था। तो वो संतुलन किस तरह से हो रहा था उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो एक बार इसको नोट कर दो अच्छे से। तो अब देखो कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था में संतुलन होता किस प्रकार से, ठीक है, अब उसको अच्छे से समझ लो। तो देखो भाई अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन दो तरह से होता है, एक तो आपको होता है पूर्ण रोजगार में और एक होता है अपूर्ण रोजगार के अंदर। पूर्ण रोजगार के अंदर कहने का तात्पर्य है कि भाई संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ में, मतलब सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार, ठीक है। अपूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? तो संसाधनों के अपूर्ण उपयोग के बिना, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ बेरोजगारी रहेगी, उसको हम कहते हैं अपूर्ण रोजगार, ठीक है। मतलब काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम कहते हैं अपूर्ण रोजगार, ठीक है। अब पूर्ण रोजगार के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई वहां पर S = I भी होता है और AD = AS भी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार। यही तो अभी आपने देखा था, पूर्ण के अंदर आपने क्या देखा था कि भाई वहां पर संतुलन तो हो रहा है लेकिन बेरोजगारी भी मिल रही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पूर्ण रोजगार के अंदर एक्चुअली बेरोजगारी तो मिलेगी, आपको कंफर्म है, क्योंकि भाई किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर 100% रोजगार तो होता नहीं है, 1% 2% बेरोजगार तो होता ही है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रोजगार के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर 100% रोजगार पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर संतुलन भी मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार संतुलन। तो ध्यान रखना, इसको तो हम यहाँ पर ध्यान में नहीं रखते, लेकिन अब यहाँ पर आपको इसको जरूर ध्यान रखना, मतलब अपूर्ण रोजगार संतुलन को, ठीक है, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है? बेरोजगारी तो है ही है, ठीक है, मतलब इसमें ऐच्छिक भी है अनैच्छिक भी है, ठीक है। ऐच्छिक के अंदर हम लोगों ने देख लिया है कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनके पास में काम तो है लेकिन काम करना चाहते नहीं है, ठीक है। अब वो काम करना क्यों नहीं चाहते? या तो हो सकता है काम करने की इच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको जो मजदूरी मिल रही है उस मजदूरी दर से वो राजी नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है कि अनैच्छिक, मतलब ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं परंतु काम नहीं मिल पा रहे, ठीक है सर। अब देखना कि अपूर्ण रोजगार के अंदर दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक तो होती है न्यून मांग और एक होती है अधिक मांग। एक तो होती है न्यून मांग और एक होती है अधिक मांग। न्यून मांग का मतलब क्या हुआ कि भाई एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन है AD से, मतलब समग्र पूर्ति ज्यादा है समग्र मांग से, ठीक है। और अधिक मांग का मतलब किससे हुआ कि भाई एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। मतलब यहाँ पर मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, ठीक है। तो अपूर्ण रोजगार के अंदर दो प्रकार के कंडीशन पाई जाती है, दो प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, एक तो न्यून मांग और अधिक मांग। तो हम दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल और केवल किसको बताऊंगा? न्यून मांग के बारे में, कि भाई न्यून मांग क्या होती है, इसके क्या उपयोग है उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि अधिक मांग की मैं अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है सर। अब देखो कि भाई जो न्यून मांग है इसके अंदर क्या कह रहा हूं कंडीशन कि भाई एग्रीगेट सप्लाई तो ज्यादा है किससे? एग्रीगेट डिमांड से। मतलब आप लोगों ने उत्पादन संतुलन के अंदर भी देखा था कि भाई एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मतलब मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं की पूर्ति तो ज्यादा थी लेकिन डिमांड क्या थी? कम थी। वस्तुओं की पूर्ति तो बहुत ज्यादा की जा रही थी और वस्तुओं की मांग कैसी थी? बहुत ही कम थी और पूर्ति ज्यादा हो रही थी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए
ठीक है, कि भाई यहाँ पर उत्पादकों को हानि हो रही थी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो एक उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक को कम करेगा, ठीक है, मतलब सप्लाई को कम कर देगा। और सप्लाई को कितना कम करेगा, सप्लाई को वो इतना कम करता रहेगा जब तक कि वो AD = AS नहीं होता, तब तक वो क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, मतलब वो एग्रीगेट सप्लाई को वो क्या कर देगा, कम करेगा। वो कम करते करते कहां तक हो जाएगा, AD = AS तक आ जाएगा। समझ में आया? इससे क्या हो जाएगा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, अब आपको देखना है कि भाई जो न्यून मांग है, ये न्यून मांग होती क्या है, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि न्यून मांग के अंदर भी क्या कह रहा हूं, पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप होती है, और अधिक मांग के अंदर भी पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप होती है। तो अब आपको देखना है कि भाई न्यून मांग के अंदर किस प्रकार से होगा उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अधिक मांग के हम अलग से वीडियो बना के आपको मैं दूंगा, उसके अंदर देखेंगे। तो पहले तो देखो कि भाई ये न्यून मांग होती क्या है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी कहा है कि भाई सप्लाई तो ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड से, जबकि यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, क्योंकि ये दो स्थिति आपने पढ़ी थी। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट के अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, जबकि यहाँ पर मैंने बताया था कि डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था डैश वर्ड का, ठीक है, क्योंकि भाई इस वर्ष क्या है, डिमांड तो ज्यादा है लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई कम हो रही है, और पिछले वर्ष में यही था कि अर्थव्यवस्था के अंदर डैश वर्ड की सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। तो अब देखना है कि ये न्यून मांग होती क्या है उसके बारे में, एक बात उसको नोट करो अच्छे से। अब देखो कि ये सर न्यून मांग किसे कहते हैं, क्या होती है ये सर न्यून मांग, ठीक है। देखो इसको कि भाई अल्प रोजगार संतुलन की एक स्थिति के अंदर आपको देखना है। न्यून मांग का मतलब यहाँ पर किससे है कि भाई कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र पूर्ति ज्यादा है समग्र मांग से, ठीक है, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड तो कैसी है, कम है, लेकिन सप्लाई क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यहां पर न्यून मांग किसे कहते हैं, तो सर न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होता है, ठीक है, मतलब एग्रीगेट जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कम होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब ये वाली पोजीशन से, ठीक है, मतलब ये जो इधर मुंह है तो इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर कह रहा हूं कि अल्पकाल जो अल्प रोजगार है या अपूर्ण रोजगार है, तो अपूर्ण रोजगार के अंदर न्यून मांग का ही संतुलन होगा, क्योंकि अधिक मांग का तो होता नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें देखो कि इस न्यून मांग क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि न्यून मांग से कैसे संतुलन करना है, क्योंकि हमें करना है S = I, या ये कह सकते हैं कि AD = AS के, मतलब यहाँ पर ये कहूंगे कि अल्प रोजगार के अंदर कि भाई संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी एक अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि भाई डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, किस तरीके से, देखो भाई एक नगर है, एक शहर है जहां पर 6 संसाधन है, कितने संसाधन है, 6 संसाधन है, ठीक है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, ये 6 प्रकार के संसाधन है। 6 प्रकार के संसाधन मतलब 6 जनसंख्या, क्योंकि संसाधन का मतलब किससे है, एज ए ह्यूमन से, ठीक है, मतलब मानव से। तो यहाँ पर एक शहर के अंदर कितने रिसोर्सेज है, 6 रिसोर्सेज है, ठीक है। अब देखना ये जो 6 रिसोर्सेज है, इसमें से कह रहा हूं कि ये जो पांचवा और ये जो छठा है, पांचवा और छठा व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैसे है सर, तो ये व्यक्ति है ऐच्छिक बेरोजगार वाले। ये कैसे है, ऐच्छिक बेरोजगार वाले, मतलब इन व्यक्ति के पास में काम तो है परंतु काम करना नहीं चाहते, काम तो है परंतु काम करना नहीं चाहते, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है सर।
अब देखना कि जो तीसरा और चौथा व्यक्ति है, तीसरा और चौथा जो जनसंख्या है, ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा तीसरा और चौथा ये जो जनसंख्या है या ये जो दो रिसोर्सेस है, ये कैसे है सर? तो ये अनैच्छिक है। ये कैसे है? अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति काम तो करना चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं, परंतु उनके पास में काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखना कि जो पहला और दूसरा व्यक्ति है, ये कैसे है सर? काम वाले व्यक्ति, मतलब इनके पास में काम भी है और काम कर भी रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले, मतलब ये पूर्ण रोजगार वाले, ठीक है। क्या कह रहा हूं? एक अर्थव्यवस्था के अंदर छह जनसंख्या है, जिसमें से पांचवा और छठा ये कैसे है? ऐच्छिक बेरोजगारी है, जिनके पास में काम तो है परंतु काम करना नहीं चाहते। और तीसरा और चौथा है, ये कैसे है? अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब इनके पास में काम करने की योग्यता है परंतु ये काम नहीं कर पा रहे, जो कि क्या है? एक अपूर्ण रोजगार की स्थिति में जाते हैं। और ये पहला और दूसरा कौन से है? जो काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे, ठीक है। तो अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या हो रहा है सर कि भाई टोटल 6 रिसोर्सेस है और उसमें से काम करने वाले 2 हैं और बिना काम करने वाले कितने हो गए? 4 हो चुके हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति के पास में तो काम है परंतु वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो रही है सर कि सप्लाई तो ज्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं की पूर्ति क्या हो रही है सर? ज्यादा हो रही है। वस्तुओं की पूर्ति क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड कैसी हो रही है? कम हो रही है। अब ये सर डिमांड क्यों कम हो रही है? उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम इसीलिए है क्योंकि व्यक्तियों के पास में रोजगार नहीं है, इन व्यक्तियों के पास में रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है मतलब आय नहीं है, आय नहीं है मतलब इनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है मतलब ये वस्तुओं की डिमांड तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इनके पास में क्या हो चुकी है? डिमांड कम हो चुकी है, जबकि मार्केट के अंदर सप्लाई क्या हो रही है सर? ज्यादा हो रही है, ठीक है। सप्लाई क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है और डिमांड क्या है सर? कम है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे सर? निम्न स्तरीय उत्पादन की अवस्था, या ये कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय उत्पादन संतुलन, निम्न स्तरीय निम्न अवस्था का उत्पादन संतुलन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम है, और डिमांड कम क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी चल रही है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए क्या है एक्चुअली यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब अगर इस अवस्था से अगर हमें निपटना है तो हमें क्या करना होगा सर? सप्लाई को कम करना होगा। और अगर मैं अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई करना कम कर दूंगा तो मेरी ये क्या हो जाएगी? ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी किसके? एडी बराबर के, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? अगर पूर्ति कम कर दूंगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा? डिमांड के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यून मांग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यून मांग। अब ध्यान रखना कि जो न्यून मांग है, इस न्यून मांग के अंदर हम इसको काउंट करते हैं नॉर्मली अनैच्छिक बेरोजगारी को काम करके, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन न्यून मांग के अंदर हम नॉर्मल किसको काउंट करेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी को। क्यों? क्योंकि इन व्यक्ति के काम करने की योग्यता है परंतु ये काम नहीं मिल पा रहा है इनको, और इन व्यक्तियों के पास में काम तो है परंतु ये काम करना नहीं चाहते। इनके पास में रोजगार है, इनके पास में काम है परंतु ये काम नहीं कर रहे, जबकि इनके पास में क्या? ये काम करना चाहते हैं परंतु इनके पास में काम नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर न्यून मांग के हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने भी आपको बताया कि न्यून मांग को अल्प रोजगार संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं और ले रहा हूँ ताकि आपको ये अधिमांग की स्थिति भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिमांग के अंदर में आपको ध्यान रखना है, इसमें तो क्या था कि भाई एडी कम था, किससे? एएस से, मतलब पूर्ति ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। अब देखना अधिमांग के अंदर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई डिमांड तो ज्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब यहाँ पर देखना कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर 6 प्रकार के रिसोर्सेज है। कितने? 6 प्रकार के रिसोर्सेज है, ठीक है। 6 प्रकार के रिसोर्सेज है, मतलब यहाँ पर ये कहूंगा कि ये जो 2 व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो 4 व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति कैसे है? तो सर इन चारों व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, ये काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे, ठीक है। मतलब ये कैसी है? पूर्ण रोजगार है।
और ये मान लीजिएगा कैसे है भाई, ये जस्ट सपोज ये कह दो कि ये है आपके ये कह सकते हैं कि ये अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। ये कैसे है, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार हो रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर 6 जनसंख्या है और 6 में से क्या है एक्चुअली 4 व्यक्ति तो काम कर रहे हैं, तो काम नहीं है, मतलब बेरोजगार व्यक्ति कितने हैं सर? 2 व्यक्ति है या 2 जनसंख्या है, ठीक है, या 2 रिसोर्सेस है। तो अब ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड तो क्या है सर? ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है सर? कम हो रही है। सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है सर? ज्यादा हो रही है। तो अब ऐसी अवस्था में क्या करना होगा सर कि भाई एडी है और ये क्या है आपके एएस है, ठीक है, मतलब पूर्ति है। तो अब यहाँ पर हम पूर्ति को तो बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो डिमांड ज्यादा हो रही है इस डिमांड को क्या करना है? कम करना है। तो डिमांड को कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा सर? वस्तुओं की कीमतों में कमी करनी होगी, और जब मैं वस्तुओं की कीमतों के अंदर में अगर कमी करूंगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, मतलब समग्र मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और समग्र मांग कब कम होगी? तो सर समग्र मांग जब कम होगी जब वस्तुओं की कीमतों के अंदर मैं कमी करूंगा, और जब वस्तुओं की कीमतों में कमी करूंगा तो समग्र मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समग्र मांग कम होते होते कितनी हो जाएगी? ये समग्र पूर्ति के बराबर आ जाएगी, क्योंकि पूर्ति को तो मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पूर्ति कम करने गया तो पूर्ति कम करने के लिए क्या करना होगा? उत्पादन कम करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पूर्ति को कम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर काम करने वाले व्यक्ति भी है, और बेरोजगार व्यक्ति कितने हैं सर? 2 व्यक्ति है, मतलब अधिक मांग के अंदर भी बेरोजगारी तो है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपूर्ण स्थिति के अंदर, ये क्या है? अपूर्ण काल की स्थिति में ही मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई ऐसी थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा था भाई कि भाई यहाँ पर तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पर मैं सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि ऑलरेडी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी तो चल ही रही है। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है? बेरोजगारी तो है ही है, क्योंकि 6 में से 2 बेरोजगार है। और अगर अभी भी मैं अगर मान लीजिएगा अगर सप्लाई बढ़ा दूं, अगर मैं प्रोडक्शन करके अगर मार्केट के अंदर और भी वस्तुओं को फैला दूं, तो इससे भी मुझे कोई मिलने वाला नहीं है। अगर मुझे संतुलन की शर्त में अगर बैठाना है इसको, तो मुझे क्या करना होगा? तो सर वस्तुओं की कीमतों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं वस्तुओं की कीमतों को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? समग्र मांग मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। समग्र मांग कम हो जाएगी, और समग्र मांग कम हो जाएगी तो स्वतः पूर्ति बराबर हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिएगा आपको ऑपोजिट में करना है कि भाई अगर डिमांड को बढ़ाना है तो कीमतों को कम ही कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप संतुलन की शर्त को आप बैठा सकते हैं। अब इसके अंदर एक डायग्राम भी समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको चित्र के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक डायग्राम बनाना है पूर्ण रोजगार के अंदर, अपूर्ण रोजगार के अंदर, कि भाई डायग्राम किस तरीके से होगा न्यून मांग के अंदर, तो उसको देख लो। ये यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी कर दो, ठीक है, ये ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट कर दो। तो अब देखना है कि इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसका भी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा न्यून मांग का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पर तो क्या रखना है आपको? जीडीपी। एक्स अक्ष पर क्या रखना है आपको? जीडीपी, ठीक है। और वाई अक्ष पर आपकी क्या रहेगी? समग्र मांग, जिसको हम कहते हैं ईडी, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है सर। अब उसके बाद में तीसरा काम आपको करना है कि सबसे पहले y का आप डायग्राम बना दो, जो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से, और y का जो डायग्राम है वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल से बनेगा, ठीक है सर। उसके बाद में अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एडीएफ हमेशा ऊपर रहेगा और एडीयू हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। एडीएफ हमेशा ऊपर रखना है और एडीयू हमेशा नीचे रखना। अगर आपने गलती से भी अगर एडीयू ऊपर रख दिया और एडीएफ अगर नीचे रख दिया तो आपका चित्र गलत हो जाएगा, ठीक है। एडीएफ हमेशा ऊपर रहेगा और एडीयू हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है सर। अब उसके बाद में देखो कि भाई एडीएफ क्या होता है, एडीयू क्या होता है, उसका मैंने थोड़ा व्याख्या की है। देखो एडीएफ का मतलब होता है
कि भाई पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र मांग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एडीएफ क्या है, पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र मांग। ये जो एडीएफ है ये पूर्ण रोजगार का समग्र मांग है। ये जो एडी है ये क्या है, पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। इसके बाद में एडीएफ, एडीयू क्या है, अल्प रोजगार के अनुरूप समग्र मांग है। ये जो एडीयू है ये क्या है, समग्र मांग है, लेकिन कौन सा, अल्प रोजगार का। ये आपके पूर्ण रोजगार क्या है और ये आपके अल्पकालिक रोजगार का। मतलब एडीएफ का ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसमें पूर्ण रूप से रोजगार है, इसमें 100% रोजगार है, जबकि एडीयू के अंदर क्या है, एक्चुअली कुछ ना कुछ बेरोजगारी है। मतलब एडीयू के अंदर क्या होगी, एक्चुअली मांग कम होगी, मांग कम है, मात्रा भी कम है। तो यहाँ पर एडीयू का जो वक्र है, जो चित्र है, डायग्राम है, वो हमेशा नीचे रहेगा। और एडीएफ के अंदर क्या है, पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर इसका वक्र हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। एफसी क्या है, तो सर एडीएफ और एडीयू इन दोनों के बीच का अंतर है। ये जो आपके एफ बिंदु और सी बिंदु है, ये दोनों बिंदु क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है, ये जो एडीएफ और एडीयू, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है, ये क्या है, आपके अविस्फीतिक अंतराल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि न्यून मांग है, ठीक है। एडीएफ और एडीयू इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये आपके क्या है, न्यून मांग, या इसको ये कह सकते हैं कि अविस्फीतिक अंतराल। ये अविस्फीतिक अंतराल क्या है, ये एग्जाम के अंदर 1 नंबर का पूछा जाता है, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या होता है, ठीक है। ओएन क्या है सर, तो अल्प रोजगार संतुलन के अनुरूप ओएन संतुलन उत्पादन है, ठीक है। ये जो ओएन बिंदु है, ठीक है, ये जो ओएन बिंदु है, ये ओएन बिंदु क्या बता रहा है, तो ये सब अल्प रोजगार संतुलन है। ओएम बिंदु ये अल्प रोजगार है और ओएम क्या है, आपके पूर्ण रोजगार संतुलन का बिंदु है। अब देखो सर, आप लोगों को अच्छे से पॉइंट को क्लियर करना है। ये के एफ सी, देखो पूर्ण रोजगार के अंदर हमने देखा था कि भाई किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं होती है, तो मतलब वहां पर रोजगार सबको मिल रहा है, मतलब वहां पे डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है मतलब एडीएफ ज्यादा हुआ, मतलब एडीएफ ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा मतलब क्वांटिटी ज्यादा है। तो देखो क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, ओएन से ज्यादा ओएम, मतलब ये कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार के अंदर जो वक्र है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है सर, तो वो है आपके ओएम पर, मतलब ओएम पर मात्रा है, मतलब ये कहां पे है आपके, तो सर ये आपके एफ बिंदु पर है, ठीक है। पूर्ण रोजगार के अंदर आपके कितने हैं, एफ बिंदु पर है। जबकि अगर आप इसके अंदर बात करोगे सर किसमें, तो सर अगर आप अल्प रोजगार के अंदर बात करोगे तो अल्प रोजगार के अंदर कितना है सर, केवल क्यू बिंदु तक है, मतलब यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार नहीं है, कुछ बेरोजगारी है, ठीक है। तो अल्प रोजगार के अंदर कुछ बेरोजगारी होगी तो वहां पे डिमांड क्या है, कम है, यहाँ पर डिमांड क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर डिमांड क्या है, ज्यादा है। इसीलिए क्योंकि पूर्ण रोजगार के अंदर भाई आपको पता ही है किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है, सबके पास में रोजगार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं की मात्रा ज्यादा हुई तो डिमांड वक्र भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अल्प रोजगार के अंदर क्या होगा, अल्प बेरोजगार के अंदर आपको पता है कि रोजगार कम है, तो इसलिए वक्र क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है सर। अब देखो कि यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एफ और ये जो सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, न्यून मांग है, ठीक है। अब देखो भाई ये अविस्फीति क्या कहलाती है, इस अविस्फीति को आपको समझना है। ये एम बिंदु ये पूर्ण रोजगार का है, क्यों, देखो ओएन से ज्यादा क्या है, ओएम है, ओएन की जो मात्रा है उससे ज्यादा कौन सी है, ओएम की है, ठीक है, क्योंकि एम बिंदु ज्यादा है, एम बिंदु ज्यादा है मतलब ये पूर्ण रोजगार में, और एन बिंदु कम है तो मतलब ये अल्प रोजगार के अंदर है, ठीक है सर। अब देखो ये सर अविस्फीति क्या है, अविस्फीति का मतलब होता है कि भाई एक पूर्ण रोजगार के अंदर आप कितनी मांग चाहते थे, ठीक है, और अल्प में आपको कितनी प्राप्त हुई है, कितनी डिमांड आप चाहते थे और कितने आपको प्राप्त हुए, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, मतलब एडीएफ और एडीयू इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, अविस्फीति, ठीक है, कि भाई कितनी डिमांड करना चाहते थे और कितनी डिमांड हुई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में या पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, और यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों
के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, अविस्फीतिक अंतराल। ठीक है, कि भाई आपको समग्र मांग की कितनी आवश्यकता हुई है और यदि समग्र मांग उससे कम हो रही है, कितनी आप चाहते थे, आपकी जो इच्छा थी वो यहाँ पर थी, समग्र मांग की इच्छा कितनी थी, आवश्यकता तो इस F बिंदु पर थी, लेकिन आपको प्राप्त कितनी हुई है सर, केवल और केवल आपको C बिंदु तक प्राप्त हुई है। आपकी आवश्यकता कितनी थी F बिंदु पर, लेकिन आपको प्राप्त कितना हुआ है, C बिंदु पर। तो आपको कितना प्राप्त हुआ है और कितनी आवश्यकता थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर दो, मतलब हमेशा समग्र मान क्या होगी, उससे कम ही होगी, क्योंकि भी जितनी आवश्यकता है और कितना प्राप्त हुआ हमेशा कम ही आपको प्राप्त होगा। तो जो कम प्राप्त होता है उसको कहते हैं न्यून मांग। ठीक है, और ध्यान रखना ये का ये चित्र न्यून मांग और अति मांग दोनों के अंदर बनता है, सेम डायग्राम होता है, केवल आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आया? न्यून मांग का मतलब वो नहीं कि मांग कम है, हाँ, इसमें न्यून मांग का मतलब ये है कि एडीएफ और एडीयू इन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, मतलब एडीएफ और एडीयू मतलब ये कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार के अंदर आप समग्र मांग की आवश्यकता थी। ठीक है, कि भाई आपको समग्र मांग की कितनी आवश्यकता थी और उससे अगर समग्र मांग कम हो जाए, ठीक है, अगर जस्ट सपोज अगर समग्र मांग की आवश्यकता मान लीजिएगा 100 और अगर आपको मान लीजिएगा समग्र मांग अगर मान लीजिए जस्ट सपोज 70 हो जाए, तो ये आपकी क्या हो चुकी है, अविस्फीतिक हो चुकी है। समझ में आया? ठीक है सर, ये एग्जाम के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आता रहता है, इसीलिए आपको कह रहा हूं। अब छोटा सा, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो अब मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा और 5 से लगभग 6-7 मिनट की और एक वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी देख लो कि उसके परिणाम क्या होते हैं और उसके कारण के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूरी है न्यून मांग के बारे में। ठीक है, तो एक बार उसको भी नोट कर दो। तो देखो, अब आपको देखना है कि भाई न्यून मांग और अविस्फीतिक अंतराल के कारण कौन से है और परिणाम कौन से है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे आपने समग्र मांग के घटक देखे ना, ठीक उसी कारण की न्यून मांग हो रही। ठीक है, देखो समग्र मांग के अंदर नॉर्मली 4 घटक थे, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। ठीक है, ये आपको पता ही है, मतलब ED इज इक्वल C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C किसको डिनोट करता है, उपभोग व्यय को, I किसको करता है, निवेश व्यय को, G किसको करता है, सरकारी व्यय को, और X किसको करेगा, एक्चुअली निर्यात को, और M आयात को, X एक्सपोर्ट, M इंपोर्ट। ठीक है, तो देखो ये क्या है, समग्र मांग के घटक है, जिसके कारण क्या होती है, न्यून मांग भी होती है, निकी अविस्फीति की होती है। देखो कैसे होती है भाई, C, I, G और X जब इनमें कमी होगी, जब उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात के अंदर जब कमी होगी, तो क्या होगी, न्यून मांग कम होगी। ठीक है, न्यून मांग होगी, यानी कि जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, उसमें क्या होगी, एक्चुअली कमी होगी, और इंपोर्ट में क्या होगी, वृद्धि। तो इसके कारण क्या होगी, एक्चुअली उसके कारण न्यून मांग बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती रहेगी। तो ये आपको एक्चुअली कारण याद होने चाहिए। ठीक है, उपभोग व्यय, अगर उपभोग व्यय के अंदर क्या होगी, कमी होगी। अब भाई जाहिर सी बात है, उपभोग व्यय के अंदर कमी होगी तो वो बंदा पैसा कहाँ पर यूज कर रहा है, अगर उपभोग व्यय के अंदर वो कम खर्चा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बंदा कहाँ पर पैसा यूज कर रहा है, एक्चुअली वो बचत करने में लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी इनकम होगी या तो हम उसका उपभोग करेंगे या उसकी बचत करेंगे। तो उसके रीजन के अंदर लिख सकते हैं कि भाई उपभोग व्यय में कमी के कारण, उपभोग व्यय में कमी के कारण। ठीक है, जब उपभोग व्यय में कमी होगी, उपभोग व्यय में कमी के कारण, ठीक है, उपभोग व्यय में जब कमी होगी तो उस कारण भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि निवेश, कि भाई निवेश व्यय में कमी के कारण, निवेश व्यय में कमी के कारण भी होता है। ठीक है, उसके बाद में ये कह सकते हैं कि सरकारी व्यय में कमी के कारण। भाई ये सरकारी व्यय में कमी कैसे होती है, देखो इसको समझना अच्छे से। सरकारी व्यय में कमी के कारण, जिसके कारण सरकार क्या कर देती है, विनिवेश कर देती है।
मतलब सरकारी व्यय में कमी कब होती है कि मान लीजिएगा सरकार की जब कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, जब वो लॉस के अंदर चलती है, जब उसको पता है कि यार ये जो प्लांट है अब ये कभी भी बंद हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको कम रेट के अंदर उसको बेच देती है उस प्लांट को, ठीक है, उस इंडस्ट्री को क्या करती है कम रेट पर ही उसको बेच देती है कि गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि भाई यार अब ये जो कारखाना है अब ये क्या एक्चुअली बंद होने की कगार पर, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको पहले ही उसको बेच देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं विनिवेश। समझ में आया? तो इसके इससे क्या होता है सरकारी व्यय के अंदर कमी हो जाती है। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद में निर्यात में कमी, ठीक है, अगर निर्यात में कमी होगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इफेक्ट होने वाला है, ये तो आपको पता ही है। बिल्कुल सर, मतलब निर्यात में कमी, सरकारी व्यय में कमी, निवेश व्यय में कमी, उपभोग व्यय में कमी, ये जो कारण है, ये जो इनके कारण तो क्या होती है, निर्यात मांग कम होती है, अन्यथा थोड़ी होती है भाई। देखो निर्यात में कमी के कारण भी क्या होती है, निर्यात मांग कम होती है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ये कम होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी कह सकते हैं कि भाई एम मतलब आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि के कारण भी हो सकता है, ठीक है। आयात में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, न्यून मांग कम होगी, जाहिर सी बात है। अगर हम इंपोर्ट करना अगर बढ़ा दे तो डिमांड तो कम ही होगी भाई। उसके बाद में ये कह सकते हैं कि करों में वृद्धि, अगर ज्यादा टैक्स बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली डिमांड कम होने के रीजन से, ठीक है सर। उसके बाद में देखो कि भाई ये जो न्यून मांग ये जो कम होती है ये तो उसके कारण हो गए। अब न्यून मांग कम होती है तो उससे रिजल्ट क्या निकलता है, अब उसका रिजल्ट देखना भाई। पहला रिजल्ट तो ये है कि वास्तविक स्टॉक क्या होगा, ज्यादा होगा इच्छित स्टॉक से। मतलब मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर डिमांड तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन सप्लाई क्या होती है, ज्यादा। अब ऐसी स्थिति से निपटना है तो वो क्या करेगा, आपको पता ही है, सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा। और कब तक कम करेगा सर, जब तक कम करेगा जब तक कि वो डिमांड के इक्वल नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर इसको डिमांड के इक्वल आने तो वो उत्पादन कम कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, वास्तविक स्टॉक बराबर हो जाएगा उसके, ठीक है। न्यून मांग अगर होगी तो वास्तविक स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और इच्छित स्टॉक से समझ में, इच्छित स्टॉक क्या होता है, तो यार ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। उत्पादन में कमी के कारण एएस में कमी, क्योंकि एएस में वृद्धि है, अगर एएस में वृद्धि है और इसको कमी करने तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के अंदर कमी करूंगा, और जब प्रोडक्शन के अंदर कमी करूंगा तो मेरे एएस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में देखो उत्पादन में कमी के कारण रोजगार में कमी, जाहिर सी बात है उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो इससे क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको कल भी बताया था उत्पादन संतुलन के अंदर, ठीक है सर। चौथा है जो मैंने आपको बताया तो दिए, वैसे तो अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था है जो निम्न संतुलन की जाल में फंस जाती है, जहां पर आय रोजगार इसीलिए कम है क्योंकि मांग क्या है, कम है, और मांग इसीलिए कम है क्योंकि आय कम है, ठीक है। संतुलन जाल का मतलब क्या हुआ कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर आय यानी कि आय का स्तर क्या है, कम है, और आय क्यों कम है, क्योंकि मांग कम है, और मांग क्यों कम है, क्योंकि रोजगार कम है। समझ में आया, यही उसका कारण है, यानी कि ये उसके परिणाम है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। तो इसी के साथ में ये लेक्चर क्या होता है कंप्लीट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चला है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक एक साथ समझाना था, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चलना था, इसीलिए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और एक बार इसको नोट कर दो, नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, ओके बाय।